हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों, आज हम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड एमसीक्यूज देखने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस का ये कलेक्शन है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साइड में जो बेल आइकन बना रहता है उससे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोज हैं सभी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सिर्फ 34 यहाँ पर एमसीक्यूज हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार इस टॉपिक से पूछे गए हैं वही क्वेश्चन है, इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, राष्ट्रपति के द्वारा कैग की, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, संविधान के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा किया गया है? केग का जो पद है उसका सृजन, तो ये हमारे संविधान के द्वारा ही किया गया है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी जगह पूछा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 148, ठीक है। जो हमारा आर्टिकल 148 है उसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक या फिर हमारे कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्षों के लिए, ठीक है। केग की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 6 ईयर के लिए, 6 वर्षों के लिए ये नियुक्ति की जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी है? देखिए इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? तो सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाएगी वो रखी गई है नियुक्ति की अवधि, ठीक है। कितने समय तक ये रहेंगे पद पर? 6 वर्ष तक या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक केग अपने पद पर बने रहते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी, संघ तथा राज्य सरकारों के लिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मुख्य लेखाकार या लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोक धन के व्यय की निगरानी के लिए संसदीय प्रहरी के रूप में की जाती है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होता है उसी की नियुक्ति की जाती है लोक धन के व्यय की निगरानी रखने के लिए, या संसदीय प्रहरी के रूप में नियुक्ति की जाती है किसकी? कैग की। निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण करता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा इसका? बी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दी गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा बी, संसद की, ठीक है। जो कैग जो रिपोर्ट पेश करते हैं उसमें अंतिम जो जिम्मेदारी होती है कार्यवाही करने की वो किसकी होती है? तो संसद की होती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक प्राथमिक रूप से संसद की निम्नलिखित में से किस समिति से जुड़ा हुआ है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लोक लेखा समिति से, ठीक है। जो कैग है वो प्राथमिक रूप से संसद की लोक लेखा समिति से जुड़ा होता है। भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ए, लोक लेखा समिति के लिए जो कैग है वो एक मित्र, एक दार्शनिक और एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया, इसलिए आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है, किसे देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, राष्ट्रपति को, ठीक है। कैग जब भी अपनी रिपोर्ट पेश करता है तो किसके सामने करता है? राष्ट्रपति के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है?
तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ए, लोक लेखा समिति। ठीक है, जो कैग के द्वारा रिपोर्ट दी जाती है उसी के आधार पर लोक लेखा समिति कार्य करती है। निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त होने पर वर्जना है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी कि जो हमारे कैग होते हैं, जो हमारे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, उन्हें एक बार अगर वो रिटायर हो गए तो उन्हें भारत सरकार के अधीन कोई और नियुक्ति वर्जित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक वो अधिकारी हैं जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देनों के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, चाहे वह सर्वोच्च न्यायालय हो, निर्वाचन आयोग हो, संघ लोक सेवा आयोग हो या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय हो, ये सभी कैसी संस्थाएं हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्थानीय निकाय के प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं की जाती है महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा सी, राष्ट्रपति को। देखिए कितने तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो अपना जो रिपोर्ट होता है वो किसे पेश करते हैं? तो हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति को पेश करते हैं कैग। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, रक्षा लेखाओं का संकलन करना ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल, तो करेक्ट आंसर होगा सी, भारत की संसद के दोनों सदन में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कि कैसे इन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो ये संसद के दोनों सदनों में संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। देश का प्रथम विधि या प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? प्रमुख विधि अधिकारी या प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल। ठीक है, आपको याद रखना है, अटॉर्नी जनरल जो होता है वो प्रथम विधि या प्रमुख विधि अधिकारी होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल है यानी कि महान्यायवादी, देखिए अभी हमने देखा कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, उनके भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे हैं। और महान्यायवादी की नियुक्ति भी कौन कर रहे हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा सी, आर्टिकल 76। ठीक है, आर्टिकल 76 के अकॉर्डिंग की जाती है महान्यायवादी की नियुक्ति। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, जो भारत के न्यायवादी है, महान्यायवादी हैं, वही राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा डी, जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हैं, उन्हें दोनों सदनों में बोलने का अधिकार है, कार्यवाही में सम्मिलित होने का अधिकार है, और वो सदस्य होने का अधिकार भी है, लेकिन वो वोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो याद रखना है कौन? भारत के अटॉर्नी जनरल। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा सी, भारत के महान्यायवादी को भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार कहा जाता है। भारत के महान्यायवादी को कहां पर सुनवाई करने का अधिकार है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा डी, भारत का कोई भी विधि न्यायालय वहां पर सुनवाई कर सकते हैं। कौन? महान्यायवादी। संसद में अपनी राय देने के लिए किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारत के महान्यायवादी को संसद में अपनी राय देने के लिए
किस अधिकारी को आमंत्रित किया जा सकता है? तो महान्यायवादी को आमंत्रित किया जा सकता है। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा ए, एक प्रशासनिक अधिकारी भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देते हैं, बी करेक्ट हो जाएगा, एडवोकेट जनरल। ठीक है, एडवोकेट जनरल राज्य सरकार को परामर्श देते हैं कानूनी विषयों पर। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो करेक्ट आंसर यहां पर हो जाएगा बी, एडवोकेट जनरल। ठीक है, देश का जैसे अटॉर्नी जनरल है वैसे ही राज्य का कौन है? तो राज्य का एडवोकेट जनरल। नेक्स्ट, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी हैं। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की, मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। दोस्तों यहीं पर हमारे सारे एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।